A very good afternoon, class 12th. Today is 7th May and you are watching my channel, and I am just giving you a quick recap of the question paper that you did today, class 12th. I hope you did follow all my instructions in the last two videos. Okay, beginning with the question paper, I've taken the mixture of all the questions. Wherever I feel you need an input, I'll be doing that. The section A, the first question, identify the order of the reaction. The order according to the rate constant was second order reaction. Conversion of A to B follows second order kinetics if the concentration of A is increased 3 times. अगर concentration को 3 times करोगे बेटा तो वो 3A हो जाएगा, and it is a second order kinetics, तो मतलब your answer should have been 9 times. Expression for integrated rate law is already known to you. It's a direct question from the NCERT. That is, your K rate constant is equal to initial concentration minus final concentration at a particular time interval. Arrange the following in increasing order of the property mentioned. The first property is reactivity towards nucleophilic addition reaction. Now, nucleophilic addition reaction is easier for aldehydes than ketones. So, aldehyde जिसमें R group छोटा होता है has got least steric hindrance. So, this is your most reactive. This is your least reactive. Which means अगर ये 1, 2, 3, 4 है तो most reactive will be 1. And out of these two it is this which will be more reactive. ये third हुआ, फिर second हुआ और फिर least reactive is the fourth. Talking about this question, acidic character में most reactive का आंसर आपका ये बनता है because nitro group is electron withdrawing group. Reason तो मांगा नहीं है, सिर्फ order arrange करना था. ये हुआ least acidic because of the methoxy group. तो आपका order बन जाता है इसमें you have benzoic acid, methoxy ये least है, और उसके बाद मोस्ट रिएक्टिव वुड बी दिस वन जिसमें 3,4 नाइट्रो दिया हुआ है विद बेंजोइक एसिड. बीच में यू हैव 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड एंड बेंजोइक एसिड, तो इट वुड बी हियर और 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड का ऑर्डर यहां पर आएगा. फाइन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, आई एम नॉट डूइंग देम, ये तो आपने कर ही लिया होगा. द नेक्स्ट इज अ रीजनिंग क्वेश्चन. आई होप आपने इलस्ट्रेशंस बनाए होंगे. pKb of aniline is more than methylamine. pKb of aniline is more than methylamine. pKb अगर ज़्यादा होता है तो Kb कम, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि aniline is less basic. और इस बात को दिखाने के लिए you should have shown the lone pair like this, saying that it is lone pair is in resonance. अगर lone pair resonance में है तो not available है, तो basic character इसका कम हो जाएगा, therefore इसका pKb higher हो जाएगा. methylamine में दिस इज इट, यहाँ पे ये बॉन्ड है, सीधा है, सॉरी, ये लोन पेयर है. लोन पेयर इज इजीली अवेलेबल क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ मिथाइल इज इलेक्ट्रॉन डोनर, तो लोन पेयर इज इजीली अवेलेबल. तो ये इलस्ट्रेशन बनाना था और लोन पेयर इन रेजोनेंस भी लिखना चाहिए था. द सेकेंड पार्ट इज एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शंस. अब फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन में एनिलीन के साथ अगर हम बात कर रहे हैं तो एनिलीन में कोई भी फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन हो उसमें एनहाइड्रस AlCl3 या कोई भी लुईस एसिड लगता है. लुईस एसिड इज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. तो होता क्या है, ये वाला जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर AlCl3 के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है, यानी देयर इज अ सॉल्ट फॉर्मेशन. आपके एनिलीन का लोन पेयर इज यूज्ड फॉर सॉल्ट फॉर्मेशन विद AlCl3. तो अगर सॉल्ट बन जाएगी तो आपके पास AlCl3 बचा ही नहीं, एक बात लोन पेयर भी बचा नहीं. तो इन दैट केस जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा, चाहे मिथाइलेशन करें या असाइलेशन करें, ये यहाँ पे अटैक करेगा ही नहीं क्योंकि लोन पेयर नहीं है. एंड दी लुईस एसिड इज ऑल्सो नॉट एसिडिक एनीमोर क्योंकि उसको तो लोन पेयर इज अवेलेबल फ्रॉम द एनिलीन. फाइन, तो एनिलीन विल नेवर अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शंस. द नेक्स्ट रीजनिंग क्वेश्चन वाज प्राइमरी अमीन का बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है. बेटा बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अमीन्स में ये रहा प्राइमरी, तो इसमें तो होगा बेटा H बॉन्डिंग क्योंकि यू हैव 2 NH, और इसमें तो देयर इज नो H बॉन्डिंग, तो इसमें क्या होगा, डाइपोल डाइपोल, और H बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल से स्ट्रॉन्गर होती है. तो क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्राइमरी अमीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सो द रिएक्शन विल बी द बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा. अगर आपने इसमें ये इलस्ट्रेशन बना दिया होगा तो आपका एग्जामिनर रियली खुश हो जाएगा टू शो द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसमें आपको लोन पेयर दिखा के इसका डाइपोल मोमेंट बता देते तो द एग्जामिनर वुड हैव बीन हैप्पी. तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा. और वाले रीजनिंग क्वेश्चन में यू हैव
अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ तो पूछा है, लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ हैज बीन आस्क्ड इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में अरेंज सिर्फ ऑर्डर करना था। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, द ऑर्डर इज 2 डिग्री से सबसे ज़्यादा, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाया, आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे लगाते। सबसे कम होता 3 डिग्री वाला, उससे ज़्यादा होता 1 डिग्री वाला, और सबसे ज़्यादा होता 2 डिग्री वाला। मतलब इन तीनों में से ये वाला जो कंपाउंड है उसमें मैक्सिमम बेसिक स्ट्रेंथ है, द मोस्ट बेसिक। और ये वाला जो कंपाउंड है 3 डिग्री वाला, ये वाला हो जाएगा लीस्ट बेसिक। फाइन। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ pyridine इन एसाइलेशन? ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, विच इज गुड क्वेश्चन, पे अटेंशन। ये रहा अमीन, ये रहा असाइलेशन। जब आप ये रिएक्शन करेंगे असाइलेशन की, तो आपका बाय प्रोडक्ट एसिटिक एसिड आता है। एक ये ऑप्शन है, यू कैन ऑल्सो डू असाइलेशन बाय यूजिंग CH3COCl, इसमें बाय प्रोडक्ट HCl आता है। वॉट एवर इट इज, द बाय प्रोडक्ट इज एसिड। और अगर यहाँ पे pyridine लिखा होता है, pyridine इज एन ऑर्गेनिक बेस। ये जो बेस है ये आपके एसिड को हटाने में काम में लाता है, तो योर रिएक्शन बिकम्स फास्ट बिकॉज इट रिमूव्स द एसिड। फाइन। Okay, I've done the answer to a different question. Now moving ahead, what is the Hinsberg's reagent? Hinsberg's reagent is benzene SO2Cl. Benzene sulfonyl chloride बना के देना था, या तो नाम लिख दो benzene sulfonyl chloride. What is the role of pyridine acylation reaction? This I already just did. This was what I had missed. So benzene sulfonyl chloride, either the name or the structure कुछ भी कर सकते हैं, because they have not asked कि क्या करना है. Coming to this particular question, write the IUPAC name of this particular complex. तो इसके नाम में क्या होगा? पोटेशियम पहले, उसके बाद ट्राई ऑक्सिलेटो, क्रोमियम की जगह पे क्रोमेट लगेगा बिकॉज इट इज द एनायन पार्ट, एंड द ऑक्सीडेशन नंबर ये +3, ये -6, तो आपके यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 3 आता है। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यू वर सपोज टू गिव द कॉन्फ़िगरेशन फॉर D5 और ऑक्टाहेड्रल। तो मतलब T2G में पहले भरेंगे, EG में बाद में भरेंगे, ये बात तो हमको पता है। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर ये जो गैप है ना बेटा, ये तो कम है ना। अगर गैप कम है तो मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप कर जाएगा, तो यहाँ पे 3 आने चाहिए, फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप कर जाएगा तो 2 आना चाहिए। दिस शुड बी योर आंसर। व्हाट इज एन एम्बिडेंट लिगेंड? इसमें यू हैड टू एक्सप्लेन इट। अ लिगेंड विच कैन बाइंड टू द सेंट्रल मेटल एटम वाया 2 साइड्स, एंड यू शुड हैव गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ साइनाइड या फिर NO2। इसमें इट कैन बाइंड वाया C एज वेल एज N, मतलब इट कैन एक्ट एज अ लिगेंड फॉर बोथ। When a single ligand can share or can form the coordinate bond with any of the 2 atoms. This is a direct question. What are the 2 consequences of lanthanoid contraction? Lanthanoid के contraction के 2 consequences क्या हैं? एक consequence है the second transition series and third transition series के बीच में there is no size difference, much of a size difference नहीं है। 4D and 5D series के बीच में that is the lanthanoid contraction. या आप ये भी लिख सकते हैं zirconium and hafnium have similar sizes. Or else it could have been कि the elements of lanthanoids, they are difficult to separate owing to their similar properties. Chemical properties तो same ही हैं due to the +3 oxidation state. Physical properties भी same है क्योंकि उनके sizes बहुत close हैं. Give the element of the 3D series which exhibits largest number of oxidation state. The answer is manganese, and the reason is 3D5 4s2. And all these 5 electrons can be used for bonding, so there are 7 electrons which can be used, so there are maximum of 7 तक oxidation state जा सकती है, and the reason is you have maximum unpaired electrons in the 3D is the answer. reason के लिए maximum number of unpaired electrons in 3D. 4s तो बेटा use ही होंगे ना, these are outer electrons so they will be used up. Now this graph is for first order reaction, so you were supposed to mention the first order क्योंकि log वाला graph है तो ये first order reaction ही होगा. What is the slope of the curve? के लिए you have to rewrite the integrated rate law. इस हिसाब से as you can see you have got the y axis is log r0 by r, the x axis is t. तो ये क्या बचा? k upon 2.303 is your slope in this case, and it is a positive value. So what is the slope of the curve? K upon 2.303 would be the answer. Write the, I'm sorry, this is your graph. This is the integrated rate law for the first order. Rearrange करा है मैंने. So log of this is equal to kt upon 2.303. इसको आप rearrange करके लिख सकते हो. This is your y axis. This is your x axis. So the slope is this. y is equal to mx. तो ये होता है slope. तो आपकी slope हो जाती है k upon 2.303. Write the relationship between k and t half.
इफ यू नो, ये रहा आपका एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. क्या होता है? T इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ऑफ R0 बाई R. अगर R0 1 है, T हाफ के बाद हाफ रह जाएगा, तो ये आपका log 2 बन जाता है. log 2 की वैल्यू हमको मालूम है 0.3010. डेरिवेशन नहीं मांगी है. You were just directly supposed to give this and you will get full marks. ये दूसरे सेट का क्वेश्चन है, दूसरे वाले सेट का, तो ये तो सेम क्वेश्चन है. वी हैव ऑलरेडी डन दिस. नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन. IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज आस्क्ड. द नेम वुड हैव बीन पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो पैलेडेट. 2 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से D5 दिया हुआ है फिर से, बट इस बार द गैप इज मोर. अगर गैप ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकता, यानी आपके पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे 0 आएगा फॉर दिस पर्टिकुलर सेट. प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली. ये दूसरा सेट डिस्कस कर रही हूँ मैं. व्हाट इज अ होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स? जिसमें यू हैव ऑल लिगेंड्स आर सेम. तो बेटा ये भी एग्जाम्पल है, इसमें सारे लिगेंड्स क्लोराइडो हैं. फाइन, मूविंग अहेड टू द और क्वेश्चन. Why chelate complexes are more stable? Chelate complexes में you get a ring-like structure, which is either 5/6 membered ring होता है, and rings compound lead to stability. So it is owing to the ring compound which leads to stability. What is spectrochemical series? In this, it is the arrangement of ligands in the order of increasing ligand strength. What is the difference between a weak ligand and a strong ligand? A weak ligand is unable to cause pairing of electrons in the central metal atom, while a strong ligand is able to cause pairing of electrons in the central atom. So a strong ligand leads to low spin complexes. These are definitions to be done by yourself. 3 differences between physics option and chemis option में कोई भी differences दे सकते हैं. इसमें chemical bonds हैं, इसमें van der Waal है, इसमें enthalpy of adsorption will be less, इसमें enthalpy of adsorption will be more. इसमें it is non-specific, it is specific, it is reversible, it is irreversible. Any 3 examples can be given for differences. This is already done. This is already done in another set. This is important question. Copper does not displace hydrogen from acid. तो बेटा हमको पता है copper is below hydrogen in the reactivity series. इसका मतलब copper की reactivity कम है. If it is less reactive, it is unable to remove hydrogen from HCl. Therefore, there is no reaction. You should have mentioned the idea that hydrogen is more reactive than copper, so copper is unable to displace hydrogen. Transition metals, most of their compounds are paramagnetic. Kyun? Because transition metals have large number of unpaired electrons. Since they have a large number of unpaired electrons in the n-1 d subshell में 10 electrons की जगह it is partially filled, so there are a large number of unpaired electrons is the key answer to this question. Zinc, cadmium और mercury soft metals क्यों हैं? The reason is they have soft metals because they have weak metallic bonds. Now what are metallic bonds dependent on? Metallic bonds depend on unpaired electrons in the D subshell. अब यहाँ तो D completely full है, तो यानी ये तो यूज ही नहीं होगा. So only electrons that are used are these. Since metallic bonds depend on only 2 electrons, so they are weak. Hence, zinc, cadmium and mercury become the soft metals. Moving to the next question. Give the IUPAC name of this complex. इसमें देखो हेक्साअमीन. बेटा हेक्सा में A और A का भी आएगा और डबल M भी आना था. H कैपिटल बाकी सब स्मॉल लिखना था. हेक्साअमीन प्लैटिनम, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्लोराइड. अब ये 4 माइनस है और यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो ये 4 प्लस हो जाएगा. ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये दूसरे सेट का पेपर है बेटा. इट इज D4. D4 में इफ ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग इज लेस, अगर लेस है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 3 भरेंगे और यहाँ पर 1 इज दिस आंसर. ये दूसरे सेट का क्वेश्चन है. गिव द IUPAC नॉर्म्स के हिसाब से राइट द फॉर्मूला. पेंटा अमीनो, तो ये रहा पेंटा अमीनो. नाइट्राइटो N यानी NO2 लिखना है. कोबाल्ट 3 लिखा है बेटा. इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 प्लस है, इसका 1 माइनस है, तो यू आर लेफ्ट विद 2 प्लस, तो इसके ऊपर 2 प्लस लिखा होना चाहिए था. टेट्राहाइड्रोक्सो, ये रहा. जिंकेट, ओके. OH माइनस तो 4 माइनस हो गया. जिंक का चार्ज लिखा है 2 प्लस, तो 4 माइनस एंड 2 प्लस, यहाँ पे 2 माइनस लिखा होना चाहिए था. इनकम्प्लीट में कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे. What is crystal field splitting energy? You were supposed to explain the energy gap between T2G and EG of the d orbitals in the presence of the ligand is called as the crystal field splitting energy. It is represented like delta naught or delta T depending on
द कॉम्प्लेक्स इफ इट इज ऑक्टाहीड्रल और इफ इट इज टेट्राहीड्रल. फाइन. ये वाला क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन टू